सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। चलिए, मार्कर तो मुझे मिल गई। देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज हम लोग जो है ना विशेष करके ग्रुप डी पे ज्यादा फोकस किए हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी के क्वेश्चंस आपको आज अधिकाधिक मात्रा में मिलने वाले हैं। तो देख लीजिए, 2018 वाला जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ था, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और सारे आज क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस पेपर से ही कलेक्ट किया है। तो ध्यान से देखिएगा। कहता है नीचे के प्रश्न और उसके बाद दिए गए कथन पे विचार करें और निर्णय ले कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मिक्की माही की भतीजी है, मीका और माही के वर्तमान आयु की गणना करे। तो किसके किसके आयु की गणना करनी है? तो एक हो गई मीका और एक हो गई माही, इसके वर्तमान आयु की गणना करना है। अब डाटा नंबर 1 कहता है कि सर उनके वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है। तो औसत दो लोगों का 27 वर्ष है, तो इन दोनों की कुल आयु 27 दूना 54 वर्ष हो गई। क्या इससे मीका की आयु और माही की आयु का आता पता चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अब दोनों में से कौन कितना बड़ा कितना छोटा है, कोई कंफर्मेशन नहीं। तो हमने कहा सर 1 नंबर ने जवाब नहीं दिया। अब हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कहता है डाटा 15 वर्ष के बाद माही की आयु मीका की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो माही की आयु, किसकी आयु बच्चे? माही की आयु मीका के आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी ये 2 और ये कितना, तो 1 हो जाएगा। क्या इससे पता चलेगा कि किसकी उम्र कितनी है? नहीं। तो अब ध्यान से देखोगे तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितने साल के बाद प्रोसेस हुआ है? तो 15 ईयर के बाद हुआ है ना। तो 15 साल पहले तो दोनों की आयु कितनी थी? 54। 15 साल पहले दोनों की आयु कितनी थी? 54। और 15 साल तो दोनों के बढ़ेंगे, तो इसमें 15 जोड़ दो, तो 5 4 9 हो गए और 5 1 6 हो गए, यानी कि 69। ठीक है। अब 69 कहने का मतलब कितना से? तो 3 से भाग दे दो, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी 1 की वैल्यू हो गई 23। तो 2 की वैल्यू हो गई 23 दूना 46 और 1 की वैल्यू हो गई 23। ठीक है। अब देख लो, इसके आयु का योग 54 था, यानी इससे भी पता कब चलेगा? 15 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम दोनों को मिला देते हैं एक साथ, तो इसमें से 15 इसमें से 15 माइनस कर दो, यानी 1 और 2 एक साथ मिल करके हमको आंसर देने के लिए तत्पर तैयार हो जाएंगे। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अच्छा वाला क्वेश्चन था। एनालिटिकल रीजनिंग पजल का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्लीज। बच्चा, पजल तो मैं देता हूं और कंटिन्यू पजल देता हूं, ठीक है। देखिए, कहता है कि सर लीला के पास 3 अलग अलग रंग के पेन हैं। तो कितने रंग के पेन है बच्चे? 3 अलग अलग रंग के। और कितने पेन है? तो 4 पेन है। उसके पास नीले रंग के कितने पेन हैं? तो पहला कहता है 2 पेन भिन्न रंग के हैं। तो 2 पेन जब भिन्न रंग के हैं तो वो भिन्न रंग का कोई भी हो सकता है, लाल पीला या लाल नीला, मालूम नहीं है। अब कहता है 2 पेन का रंग एक जैसा है जो कि लाल है। तो हमारे पास कितने रंग के पेन है? तो हमारे पास 4 पेन है जो 2 रंग के हैं। अब उसके अनुसार 2 पेन का रंग कैसा है? तो रेड है। और पेन कितने रंग के थे? तो 3 अलग अलग रंग के थे। तो अब इसमें से एक जो हो गया वो ब्लू हो गया और एक जो हो गया वो कोई और कलर का होगा। तो ब्लू रंग के पेन की संख्या 1 मिल गई। ये कब पता चला? तो केवल दूसरे से ही स्पष्ट हो गया। और केवल 2 किसमें दे रखा है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे 2 के लिए। यानी जो लोग डी लगा रहे हैं ना कि 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है एक साथ, वो गलत लगा रहे हैं। 2 अकेले जवाब दे देगा बच्चा, ठीक है। तो आंसर क्या कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर हम लोग 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 ही में है कथन भी पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखोगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यानी अगर परीक्षा को पास करना है आपको, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अब कहता है सर निष्कर्ष हमने 4 दिया है, चारों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो कथन क्या है कि परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब पहला कहता है परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। बिल्कुल नहीं। वे सभी जो कठिन परिश्रम करते हैं उत्तीर्ण होते हैं। 100% श्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष अपने आप में 100% होना चाहिए। कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो ये तो सीधा कह रखा है ना
कि परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यानी कड़ी मेहनत के बिना आप पास नहीं कर सकते हो। मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो केवल 3 अनुसरण करता है, और केवल 3 किसमें दे रखा है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, ठीक है। शिवम कुमार जी, फिर से बच्चे क्वेश्चंस का नंबर डालोगे तभी हम फिर से बता पाएंगे, बिना क्वेश्चंस के नंबर के हम नहीं बता पाएंगे। देखिए क्या कहता है, स्टेटमेंट कहा गया, प्रिंसिपल ने छात्र से कहा, जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि, वैसे ही स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। तो एक स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, और स्टेटमेंट ये कहा गया कि जिस तरह से हम रोज खाना खाते हैं, रोज हम लोग स्नान करते हैं, उसी तरह से स्वच्छता बनाए रखना नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तर्क कहता है, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र है जहां स्वच्छता को अपनाया जाना चाहिए। बिल्कुल ये रीजन हो सकता है। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है, बिल्कुल गलत है। यानी कौन सही है? तो केवल एक सही। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ऐसा था ना कि मेरे पास 4 पेन थे, एक 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 एक। कितने पेन थे? ध्यान से समझना, 4 पेन थे। और ये चारों पेन जो है ना वो 3 अलग अलग रंग के मिलकर बने थे। मान लो कि रेड पेन है, येलो पेन है और ब्लू पेन है। ये 3 रंग का पेन है, और पेन की कुल संख्या कितनी है? तो पेन की कुल संख्या 4 है, ठीक है। पहले डाटा ने कहा कि 2 विभिन्न रंग के पेन है, क्लियर है। तो अब ये 2 जो है ना ये भिन्न भिन्न रंग के पेन है। अब ये 2 जो भिन्न भिन्न रंग के पेन है, तो वो नीला पीला होगा कि लाल पीला होगा कि लाल और नीला होगा, हम कह नहीं सकते हैं। तो पहले से डाटा नहीं मिला। अब दूसरे डाटा के अनुसार हमको पता चला कि ये 4 जो पेन है ना, इसमें से एक पेन रेड है और ये दूसरा पेन भी क्या है? रेड है। तो 2 पेन भैया रेड निकल गया। तो अब बचा कितना पेन? 2 पेन। और पेन को कितने रंग का होना है? तो 3 रंग का होना है। तो 2 पेन जब लाल रंग का हो गया तो एक पेन पीला होगा और एक पेन कैसा होगा? तो नीला होगा। वही क्वेश्चन पूछा था कि नीले पेन की संख्या कितनी है? तो नीले पेन की संख्या जो है वो 1 है। ये किससे पता चल गया? तो 2 ने अकेले डिसाइड ले लिया था कि नीले पेन की संख्या 2 है, बस उतना ही तो करना था और कुछ नहीं करना था, छोटा सा काम था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्या भारत में 7 स्टार होटल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? पूछ रहा है कि भारत जैसे देश में 5 स्टार, 4 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल होते हैं ना, तो 7 स्टार जो भी होटल है उन पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो रीजन कहता है हाँ। इसने सपोर्ट कर दिया, हाँ सर लगा देना चाहिए। हमने पूछा क्यों? तो अंतरराष्ट्रीय अपराधी 7 सितारा होटल से काम संचालित करते हैं, ठीक है। तो बताओ जो अंतरराष्ट्रीय अपराधी होते हैं वो क्या केवल 7 स्टार होटल से ही काम संचालित करेंगे? और अगर हमने ये प्रतिबंध लगा भी दिया, चलो हमने 7 स्टार होटल को बंद करवा दिया, तो क्या आतंकवादी जो अपना मीटिंग करेंगे अब वो नहीं कर पाएंगे कि भैया हम लोग तो बिना 7 स्टार के मीटिंग कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा कहीं होगा? तो ऐसा एक्शन लेने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये वाला हम काम नहीं करेंगे। दूसरा, नहीं, इसने विरोध कर दिया कि नहीं सर 7 स्टार होटल पे आप प्रतिबंध मत लगाओ। हमने कहा क्यों? इसके पीछे का रीजन बताओ। तो रीजन में कहा कि धनी पर्यटकों के ना आने से पर्यटन राजस्व में हानि होगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो भी धनी व्यक्ति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, वो चाहते हैं कि जब हम बाहर निकले तो जैसे अपना कंफर्ट जोन में लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, हम होटल भी उसी रेंज का ले जिसमें हमको लग्जरियस लाइफ मिल सके। तो जो धनी व्यक्ति होंगे वो 7 स्टार होटल में आएंगे, मोटी रकम पे कर करके रूम बुक करवाएंगे, उसका जीएसटी जब कट करके सरकार के पास जाएगी तो सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। अगर हमने उन होटलों को बंद करवा दिया तो ना तो धनी व्यक्ति आएगा, ना तो महंगा रूम लेगा, ना तो उसका जीएसटी सरकार के पास जाएगा, यानी सरकार को तो हानि हो जाएगी। इसका मतलब 2 नंबर रीजन बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर रीजन गलत है और 2 नंबर रीजन बच्चे सही है। तो ऑप्शन हम लोग किसको कर लेंगे? तो सी नंबर को कर लेंगे बाबू, यही इसके लिए बेस्ट और
और सबसे सुटेबल और परफेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो जनवरी का समाप्ति होने वाला है, ठीक है, और बिहार एसएससी वाले बच्चे अब तैयार हो जाइए, क्योंकि फरवरी या मार्च में कभी भी वो 15 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू करेगा, डेट इशू करेगा और आपकी एग्जाम ले सकता है। तो मोस्ट चांसेस बन रहे हैं कि होली के आसपास आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो जनवरी जो ही खत्म हो जाएगा, फरवरी आपके लिए मात्र 28 दिन का गेम होगा। तो बच्चे जाग जाओ, अब जितने भी सोए हुए बच्चे हो अब एक्टिवेट हो जाओ, क्योंकि अब समय बिल्कुल नजदीक आ गया है जब आप बिहार एसएससी देने के लिए जाओगे अपने अपने सेंटर पे। तो सारी नींद को चैन को ये सबको त्यागो और मेहनत पे वापस लौट जाओ, क्योंकि अंतिम समय का जो मेहनत होता है ना वो बहुत ही फलदायक मेहनत होता है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब है तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, लेकिन पूरी तरीके से जो है ना एकदम लॉजिक यूज किया गया है, दिमाग का खेला वाला। तो देखिए यहाँ 3 वैल्यू है, एक वैल्यू एक्स है, एक वैल्यू वाई है और एक वैल्यू जेड है। तो सबका कुछ ना कुछ मान हो सकता है, लेकिन इसने कहा कि एक्स का अधिकतम मान ज्ञात करो सर, कि मैक्सिमम एक्स के प्लेस पे कितना रख सकोगे ताकि ये सबको जोड़ करके आप 1805 पूरा कर लोगे। तो जब इस एक्स का वैल्यू हमको मैक्सिमम रखना है तो हमको वाई और जेड को नेगलेक्ट करना होगा। वाई और जेड को क्या करना होगा? नेगलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर वाई और जेड को भी हम कुछ वैल्यू दे दिए तो हम एक्स को मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे। तो एक्स को मैक्सिमम देने के लिए वाई और जेड के वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। अब देखो, तो जैसे ही हमने नेगलेक्ट किया तो 7 3 10, 10 5 15, 15 के लिए 5 हाथ में बच गए, एक एक एक, यानी 0 0 1। और यहां पे अगर हम 9 रखेंगे तभी 9 और 1 10, 10 के लिए वैल्यू हो गया 0, हाथ में बचा 1। 8 1 9, 2 11, 11 7 कितने हो गए? 18, यानी 1805 हमारा आ सकता है। कब? जब हम x की वैल्यू कितनी रख दे? 9 रख दे, और y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0 रख दे। तो जिस समय उसने ये बात कर दी कि सर 3 मान दिए हुए हैं और हमको x का मान मैक्सिमम चाहिए, उसी समय हम y और z का मान 0 कर दिए, तभी हम x का मान मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर मान लो इसका मान हम 1 कर देते, इसका मान 2 कर देते, ठीक है, तो फिर हम इसका मान कितना करना होता? 6 करना होता, लेकिन वो मैक्सिमम तो नहीं ना होता। तो मैक्सिमम मान देने के लिए एक्स और वाई और जेड का वैल्यू हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। जैसे ही वाई और जेड का वैल्यू 0 किया, वैसे ही सबको जोड़ने पे पता चल गया कि एक्स के जगह पे अगर 9 रख देते हैं ना तो ये जुड़ करके 1805 हो जाता है। तो आंसर हमारे क्या हो गए बच्चे? तो आंसर हमारे बी हो गए। यानी यहाँ थोड़ी सी दिमाग में इधर उधर गई बातें और गेम ओवर हो गया क्वेश्चंस का। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एनटीपीसी का। अच्छा नेक्स्ट वन देखो, देखिए दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेहान, ट्रम, जॉर्ज, पीटर, हेनरी, पॉल और फिच 7 दोस्त हैं जो एक खड़ी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। चलिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बनाने के लिए हम स्पेस जो है ना वो क्रिएट कर सके। अब देख लो भैया क्या कहता है, कहा ट्रंप और पीटर और फिच के बीच खड़े लोगों की संख्या एक समान है। यानी पहला कंडीशन है कि ट्रंप और पीटर के बीच में जितने व्यक्ति खड़े होंगे उतना ही व्यक्ति पीटर और फिच के बीच में भी खड़ा होगा। अब कौन किधर होगा ये नहीं मालूम है, तो हमने वाइस वर्सा केस लगा दिया। अब इसके बीच में अगर 1 है तो इसके बीच में भी 1, इसके बीच में 2 है तो इसके बीच में भी 2, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, छोड़ दिए। अब दूसरे पे आइए, ट्रंप हेनरी से तुरंत पहले खड़ा है, तो पहले और बाद की जब बात कर रहा है ना तो आप राइट को बाद बना दो, ठीक है, और लेफ्ट को आप पहले बना लो, तो गेम आपके लिए हो जाएगा आसान। तो देखिए ट्रंप कहाँ खड़ा है? तो हेनरी के तुरंत पहले खड़ा है।
यानी जहां भी हेनरी खड़ा होगा उसके तुरंत पहले कौन होगा, तो ट्रंप खड़ा होगा। छोड़ दिए, आगे चलेंगे। जॉर्ज एक तरफ तीसरे और रोहन से 3 स्थान आगे खड़ा है। तो जॉर्ज एक तरफ से तीसरा है, तो जॉर्ज या तो लेफ्ट से तीसरा हो सकता है, ठीक है, या तो जॉर्ज जो है वो राइट से तीसरा हो सकता है, पता नहीं है। और कहाँ है, तो रोहन से भी तीसरे स्थान पे। तो जहां भी रोहन खड़ा होगा उससे 1, 2 और तीसरे स्थान पे कौन खड़ा होगा, जॉर्ज। यानी बायां दायां हो सकता है। इतना ही बताया है। अब हमको इसी को क्या करना है, सजाना है, ठीक है। तो देखिए, ट्रंप है, हेनरी है, रोहन है, जॉर्ज है। तो सबसे पहले हम इस ट्रंप और हेनरी को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये लाइन खाली हो गया पूरी तरह से। अब इस पे काम हम कर देते हैं स्टार्ट। तो ध्यान से देखना, हमें पता है ना कि जॉर्ज तीसरे स्थान पे है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन है, तो जॉर्ज है, ठीक है। हमें पता है कि रोहन और जॉर्ज के बीच भी कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं। तो 1, 2, 3, और यहाँ कौन हो गया, तो रोहन हो गया। अच्छा बताओ, 7 लोग थे ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हो गए। अब कहता है कि ट्रंप और पीटर के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग पीटर और फिच के बीच में हैं। तो ट्रंप को यहाँ रख सकते हैं, एक गैप करके पीटर यहाँ, और एक गैप करके फिच यहाँ, छोड़ दीजिए। अब आपको ये मालूम है कि हेनरी जहां बैठेगा उसके तुरंत लेफ्ट में किसको बैठना पड़ेगा, तो ट्रंप को। तो देखिए, अगर हेनरी को यहाँ रख के उसके लेफ्ट में ट्रंप रखेंगे, तब ट्रंप और पीटर के बीच में 2 लोग होंगे, लेकिन फिर पीटर और फिच के बीच में 2 लोग नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ हेनरी को जगह देते हैं, ठीक है, और यहाँ हम ट्रंप को रखते हैं, हो गया। तो ट्रंप और पीटर के बीच जितने लोग हैं उतना ही लोग फिच और पीटर के बीच है। तो अगर हम पीटर को यहाँ रख लेते हैं, तो ट्रंप और पीटर के बीच 2 लोग हैं। इसी तरह से अगर हम फिच को यहाँ रख ले, तो फिच और पीटर के बीच एक ही लोग हो पाएगा, यानी ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। मान लो कि हमने हेनरी को यहाँ जगह दे दिया, तो अब ट्रंप को यहाँ रख सकते हैं ना। तो अब कहता है कि ट्रंप और पीटर के बीच जितने लोग हैं, तो ट्रंप यहाँ है तो पीटर यहाँ, तो पीटर और फिच के बीच भी उतने लोग चाहिए, नहीं जा सकता है। यानी हेनरी का ये भी पोजीशन जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, अगर हमने ट्रंप को कहाँ रखा, हेनरी को यहाँ रखा और ट्रंप को यहाँ रखा, तो ट्रंप के बाद 1, 2 छोड़ के पीटर रख सकते हैं, तो पीटर के बाद 1, 2 छोड़ के। इसका मतलब है कि जॉर्ज को इधर से स्थान देना हमारे लिए सटीक नहीं है, ठीक है। तो अब जॉर्ज को इधर से देना स्थान सटीक नहीं है, अच्छा वाला क्वेश्चन है रे बच्चा। तो जॉर्ज को हम इधर से स्थान देते हैं। जॉर्ज एक ओर से तीसरा था, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन हो गया, तो जॉर्ज हो गया। अब पता है कि जॉर्ज और रोहन के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग उधर नहीं जा सकते हैं, लेकिन 2 लोग करके हम रोहन को यहाँ जगह दे सकते हैं। अब उसने कहा कि सर, हेनरी के तुरंत लेफ्ट में ट्रंप था, तो हेनरी को यहाँ रख करके तुरंत लेफ्ट में ट्रंप रख सकते हैं। ट्रंप और फीचर, ट्रंप और फीचर, क्या कर रहे हो भाई साहब। अगर यहाँ रखते हैं ट्रंप को, तो एक गैप करके या 1, 2 गैप करके रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ हेनरी को रखा, ठीक है, तो यहाँ देखो किसको रखना पड़ेगा, ट्रंप को रखना पड़ेगा। और ट्रंप और पीटर, तो अगर हम पीटर को यहाँ जगह दे देते हैं, तो ट्रंप और पीटर के बीच में कितने लोग आ गए, 1 लोग। नहीं संभव है। कहना क्या चाह रहे हो भाई साहब, ट्रंप और पीटर और फिच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है। ट्रंप हेनरी से तुरंत पहले खड़ा है। जॉर्ज एक तरफ से तीसरा और रोहन के 3 स्थान आगे खड़ा है। रोहन के 1, 2, 3 स्थान आगे खड़ा है। पीटर और हेनरी के बीच में कौन खड़ा है। अब 3 स्थान आगे बच्चा यहां से नहीं ले रहा है। सोच लो, कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा है, जिसका अटक गया होगा उसको तो मजा आने लगा होगा। अब चलो देखो, दूसरा भी कंडीशन हम करके देख ही लेते हैं। मान लो कि जॉर्ज जो है
वो तीसरा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन आया? जॉर्ज आया। अब 3 स्थान आगे बोला तो 1 2 3 छोड़ देते हैं और 3 स्थान आगे हम यहाँ जगह दे देते हैं रोहन को। खत्म हो गया काम। अब कहता है कि सर हेनरी के तुरंत लेफ्ट में ट्रम्प है, तो हेनरी के लेफ्ट में ट्रम्प है। अब ट्रम्प और पीटर के बीच में एक लो और पीटर और फिच के बीच में भी एक लो। अब पूछ रहा है पीटर और हेनरी के बीच में कौन है, तो पीटर और हेनरी के बीच में जॉर्ज और ट्रम्प होगा, तो ट्रम्प भी है जॉर्ज भी है, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अगर हम हेनरी को यहाँ रखते हैं तो ट्रम्प को यहाँ रखना होगा, और हेनरी और पीटर के बीच में अब दो लोग आएंगे, तो पीटर और जॉर्ज के बीच में संभव नहीं है। किसी से बना है क्या? 1 2 3, यहाँ कौन आ गया? जॉर्ज आ गया। 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन हो गया? तो रोहन हो। ट्रम्प यहाँ रखे तो 1 2 छोड़ के पीटर, फिर 1 2 छोड़ के नहीं। अगर ट्रम्प को यहाँ रखे, ठीक है, तो 1 छोड़ के पीटर, 1 2 छोड़ के पीटर, 1 नहीं। अगर ट्रम्प को हम यहाँ रखे, ये अब अभी हमसे नहीं बनेगा, ठीक है, बाद में इसको देखेंगे, अभी अभी हमसे नहीं बनेगा, हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, 12 25 60, 15 चक्को 60 नहीं, 71 51 61 5 66 नहीं, 37 37 49। देख लो बच्चा, अगर हम 61 में से 12 को माइनस कर दें, ठीक है, तो 11 में से 2 गया 9 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 49 किसका वैल्यू हो गया? 7 का। इसी तरह से अगर हम 51 में से 15 को माइनस कर दे तो ये 36 वैल्यू मिला, किसके लिए? 6 के लिए। यानी कि इन दोनों का हटा देंगे तो हमको इसका स्क्वायर चाहिए। तो देखो, तो 54 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो 44 34, 5 का स्क्वायर 34 नहीं होगा। 46 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो 34, 4 का स्क्वायर 34 नहीं होगा। 70 में से 16 माइनस करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 78 में से हम 14 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो 64 आएगा। और 64 बाबू किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। आगे चलें। अब उस क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। कभी कभी कोई क्वेश्चंस क्या करता है ना कि माइंड आपका ब्लॉक कर देता है, तो जब कोई क्वेश्चन आपका माइंड ब्लॉक कर देना तो उस समय उसको देखिए ही नहीं, उसको बाद में देखिए, वो बन जाएगा। अच्छा देखो, तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर दे बच्चे, तो 8 8 कितना? 64। अगर 64 को हम 2 गुना करते हैं तो 64 गुना 128 होगा क्या? और अगर 1 को माइनस कर लेते हैं तो 127 होगा क्या? इसी तरीके से देखिए, 5 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो 5 कितना हो गया? 25 हो गया। और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 25 दूना 50 हो जाएंगे। और उसमें अगर 1 माइनस कर दे तो ये 49 लेकर आएगा। अब सेम काम क्या करना है? 11 का स्क्वायर कर देना है। तो 11 का स्क्वायर भैया 121 होता है। और 121 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 242। और माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 241। अब देखो, तो 241 कहीं दिया है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चे। तो परफेक्ट आंसर इसका बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन पर देखते के साथ पकड़ में आ जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देख लो, छोटे से बच्चे से पूछोगे कि सर अलग कौन है, तो बोलेगा सर ये तो बउआ का झुनझुन्ना है, यही अलग है। क्योंकि सारा क्या है बाबू? रोमन नंबर है, लेकिन ये रोमन नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टारगेट करेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। देखिए, बिस्किट, केक, ब्रेड और चॉकलेट में से अलग कौन है? तो चॉकलेट अलग है। पूछोगे सर क्यों? तो ब्रेड बेकरी आइटम है, बिस्किट बेकरी आइटम है, केक बेकरी आइटम है, लेकिन चॉकलेट बेकरी में नहीं बनता, ये फैक्ट्री में बनता है। तो अलग कौन हो गया बच्चे? तो चॉकलेट जो है ना वो अदर से डिफरेंट है। तो 12 नंबर के लिए आंसर हम लोग सी को कर लेंगे।
अच्छा देखो, विषम की पहचान करना, ये भी झुनझुना वाला क्वेश्चन है। y की वैल्यू 25 होती है क्या? t की वैल्यू 20 होती है क्या? o की वैल्यू 15 होती है क्या? लेकिन e की वैल्यू 6 नहीं ना होती है, तो e की वैल्यू 5 होती है। कौन अलग है? तो a अलग है। और a बच्चे किस में दे रखा है? तो a c में दे रखा है। तो आंसर हमारा c जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा देखो तो, काइट 20 है और इसको PRG50 लिखता है। देखिए, K का अपोजिट P, I का अपोजिट R और T का अपोजिट G, यानी अपोजिट किया। और यहाँ कितने बढ़ा दिए गए? तो 30 बढ़ा दिए गए। अच्छा उसी तरह से देखिए तो, ENT है 16 और उसको क्या लिखा है? VMG40। ठीक है, ध्यान दोगे। ई का अपोजिट भी, एन का अपोजिट एम, टी का अपोजिट जी। और 16 से कितना कर दिया गया? 40। तो 16 से 40 करने का मतलब है कि 30 यानी कि 24 बढ़ गया। ठीक है, एक जगह 30 और एक जगह 24। क्यों भाई साहब, ऐसा काम क्यों कीजिएगा आप कि एक जगह 30 बढ़ाइएगा और एक जगह 24 बढ़ाइएगा? चलिए खोज ही लेंगे कोई ना कोई लॉजिक। अब देख लो किसका कहता है। MFG के लिए लिखा है उसने 18। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, M का अपोजिट क्या? N, F का अपोजिट U, T का अपोजिट Z, यानी कि नट चाहिए। ये दोनों तो खत्म हो गया ना। अब सवाल उठता है सर 40 की 45। ठीक है, सवाल क्या उठता है? 40 की 45। 30। अच्छा देख लो क्यों 30 बढ़ाया था। के की प्लेस वैल्यू 11 ना, आई की प्लेस वैल्यू 9, तो 11 9 20, और 20 प्लस 20 कितने हो गए? 40। तो 40 आया तो 30 बढ़ाया। अच्छा यहाँ देखे क्या, 14 5 कितना? 19। 19 और 20, तो 20 20 40 से, हाँ 39। इसका लॉजिक नहीं दे रहा है अरे बच्चा। दो में नट दिए गए हैं, एक में 40 है और एक में 45 है। यहाँ 30 बढ़ गए हैं और यहाँ 24 बढ़ गए। तो 20 था तो 50 हो गया। आह देख लो, मिल गया लॉजिक। 20 था तो कितना हुआ? 50 हुआ। ठीक है, 16 था तो कितना हुआ? 40 हुआ। कितने का अंतर है? 10 का अंतर। तो इन दोनों के बीच में ना 18 आएगा, तो ये अंतर कितना ले लेगा? तो ये अंतर 45 ले लेगा। खूबसूरत क्वेश्चन। नट के लिए क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे, यानी 45 इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देख लीजिए कहाँ से दूर से सोच रहा है। 20 है तो 50, 16 है तो 40, 10 का अंतर, तो इसके बीच में 18 है, तो इसके बीच में क्या आया? 45 आया। तो आंसर हम लोग क्या कर लेंगे? 45 कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। जब मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया तो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में दम हुआ है। देख लो तो क्या लिखा है, BU23G है, इसको वो GZ18 और L लिख रखा है। अच्छा अंतर देख लो बाबू, दो में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है, 21 में 5 जोड़ दे तो 26 हो जाता है, 23 में 5 माइनस कर दे, ठीक है, तो 18 हो जाता है, और 7 में 5 जोड़ दे तो 12 हो जाता है। अगर सेम तरीका अगर हम देखें तो क्या दे रखा है? LC41 और M दे रखा है, और उसको वो लिखता है QH36 और R। सेम प्रोसेस अप्लाई किया गया है बंधु। 12 में 5 जोड़े 17, 3 में 5 जोड़े 8, 41 में 5 घटाएं 36,
और 13 में 5 जोड़े तो 18। अब सेम प्रोसेस से कहता है कि सर GU 18N को कैसे लिखोगे। तो जो भी लेटर में फॉर्म चल रहे हैं उसमें हमें 5 जोड़ने हैं और जो डिजिट में है उसमें हमें 5 घटाने हैं। तो देखिए 7 5 कितने 12, 21 और 5 26, 18 में से 5 गया 13 और 14 5 19, यानी LZ13S चाहिए। LZ13S ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देने दिख रहा है, तो आंसर हमारा बाबू क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ आज बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना। हाँ सब दिन एक समान क्वेश्चन नहीं ना, कभी कभी टफ से खेलना चाहिए, मजा आता है। देखिए तो क्या कहता है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, उनका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। तो मेरे भाई का जो इकलौता बेटा होगा वो मेरा भतीजा होगा, और मेरे भतीजे को कोई पोता कह रहा है तो वो व्यक्ति मेरा पिताजी हो जाएंगे। तो व्यक्ति कल्याण से कैसे संबंधित है, तो व्यक्ति कल्याण का पिता है। ठीक है, अब देख लो कोई व्यक्ति था, तो व्यक्ति हमेशा मेल मेंबर ही होता है। ठीक है, तो व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, तो कल्याण ने कहा। ठीक है, कल्याण ने कहा उनका पोता, तो उनका पोता यानी इनके बेटे का बेटा, बेटे के बेटा को ही पोता कहेंगे, उनका पोता मेरे भाई का यानी कल्याण के भाई का ये कैसा बेटा है, तो ये इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। ठीक है, तो इसका भी बेटा और इसका भी बेटा, इसका मतलब है कि ये दोनों शख्स क्या है, तो ये दोनों शख्स एक ही व्यक्ति है, यानी सेम लोग है। ठीक है, तो इस व्यक्ति का बेटा ये है तो कल्याण भी इस व्यक्ति का बेटा होगा। तो पूछ रहा है व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है, तो व्यक्ति जो है वो कल्याण का कौन हो गया, तो कल्याण का पिता हो गया। और पिता किसमें दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए बनाएंगे 16 का। देखिए शिवम का आंसर बी आया था, यानी कि दादा हो गया था। तो दादा तो इसका ना होगा रे, कल्याण इसका चाचा हो गया, और जी जिसको दादा कहेगा उसको उसका चाचा क्या कहेगा, तो पिता कहेगा। तो शिवम आंसर हमारा पिता हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। देखो अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है। बच्चा अखिल की अपनी माँ के छोटे भाई, तो माँ का छोटा भाई या मामा के रूप में पहचान करता है। तो अखिल बच्चे का है, तो जब अखिल उसको मामा कह रहा है तो वो बच्चा इसको भांजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कौन था, तो अखिल था। ठीक है, पार्क में किससे मिला, तो एक बच्चा से मिला। अब बच्चा अखिल की अपनी माँ, अखिल की अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान करता है। तो बच्चा अखिल की अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान करता है ये। अब कहता है अखिल बच्चे का है, तो अखिल बच्चे का, तो इस बच्चा ये भाई है और इसकी बहन, और इसकी बहन का बेटा, तो बहन का जो बेटा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग भांजा कहेंगे, यानी नेफ्यू कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है बाबू। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सोनल ने घड़ी पहनी हुई थी जब घड़ी में 3 PM हो रहे थे। तो घड़ी में कितने बज रहे थे बाबू, तो 3 बज रहे थे। ठीक है, अब क्या कहता है, उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूरब की ओर, तो घंटे वाली सुई तो सही में 3 पे होगी तो पूरब में होगी, यानी रियल टाइम जोन है। तो मिनट वाली सुई तो भैया 12 पे होगी, और 12 का रियल टाइम जोन नॉर्थ होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। देख लो 12 6 3 और 9, घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो घड़ी में 3 बज रहे हैं। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। अब देख लो इसको घंटे वाली सुई पूरब में दिख रही है, तो सही में घंटे वाली सुई पूरब में है। तो पूछता मिनट वाली सुई कहाँ दिखेगी, तो मिनट वाली सुई उत्तर में दिखेगी।
यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, शकुंतला पूरब दिशा की ओर मुख किए हुए है। वो राधा के साथ मानक चेस पर बैठे आसन्न में चेस खेल रही थी। तो राधा का मुख, अब सोचिए चेस का बोर्ड तो ऐसा होता है ना, ठीक है। अब शकुंतला का मुख पूरब की ओर था, तो जब चेस कोई लोग खेलेगा तो सेंटर की ओर मुख होगा। यानी अगर हम शकुंतला को यहाँ रखेंगे तो इसके साथ मानक रूप से कौन बैठी हुई थी? राधा। अब पूछ रहा है राधा का मुख किधर होगा? तो जब शकुंतला पूरब में देख रही है तो राधा पश्चिम में देख रही होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। अच्छा देखिए, 26 में 4 की कमी करोगे 22 होगा, 22 में 4 की कमी करोगे 18 होगा, 18 में 4 की कमी करोगे 14 होगा, और 14 में 4 की कमी करोगे तो 10, 10 यानी कि जे के लिए। और 10 में अगर 4 की कमी करोगे तो 6 होगा, 6 यानी एफ के लिए। दो दो दिया हुआ है ना, तो जे एफ किस में है? तो इकलौता ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सर। तो आंसर भी बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा देखिए, क्यू के बाद यहाँ जेड दिखता है, यहाँ क्यू के बाद डब्ल्यू दिखता है, और जेड के बाद ई दिखता है। तो हम डब्ल्यू के बाद ई रख सकते हैं, तो लास्ट में आर चला गया। ठीक है, तो देखो आर के पहले ई दिखा, आर के पहले ई दिखा, तो आर के पहले ई दिखेगा। ठीक है, अब आर के बाद क्यू दिखता है तो क्यू हो गया। तो क्यू डब्ल्यू ई आर, क्यू एक्स ई आर, तो अब क्यू वाई ई आर और क्यू जेड ई आर। ठीक है, तो बाहर देखिए इसमें आर भी है ना, एक छूटा हुआ है। 1 2 3 4 ही दिया है, जबकि यहाँ 5 है। यानी यहाँ एक डॉट और था, इसमें आर आएगा। ठीक है, क्या निकल के आया? ई क्यू आर वाई और आर। अब ढूंढ लो ई क्यू आर वाई आर कहाँ रखा हुआ है? ई क्यू आर वाई आर, ई क्यू आर वाई आर, ई क्यू आर वाई आर ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है बच्चे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चको 20, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 6 4 की 24। इसका मतलब 18 उसके लिए सबसे बेस्ट और परफेक्ट होगा। देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या, तो पहला घटक प्रतीक नहीं, यानी पहला शर्त अप्लाई नहीं हुआ। यदि पहला घटक एक संख्या हो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, बिल्कुल है, तो इस इसे के रूप में कोड किया जाना है। तो इसे किसके रूप में कोड किया जाना है? यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हों, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसे के रूप में कोड किया जाना। अब किसके रूप में कोड किया जाना ये तो बताया ही नहीं रे बच्चा। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है, देख लो। यदि पहला घटक एक संख्या है जो कि है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित है वो भी है, तो इसे के रूप में कोड किया जाए। किसके रूप में? अब यही नहीं बताया कि इसे किसके रूप में कोड किया जाए। तो चलिए ऑप्शन से ढूंढते हैं। एट दी रेट के लिए पी चाहिए, यानी दूसरा पी चाहिए। उसके बाद एंड है, एंड के लिए क्या चाहिए? तो एस चाहिए। उसके बाद फोर के लिए क्या चाहिए? तो जी चाहिए। उसके बाद इक्वल टू के लिए क्या चाहिए? तो आर चाहिए। पी एस जी आर चाहिए। पी एस जी आर यहाँ भी है, पी एस नहीं, पी एस जी आर यहाँ भी है। अब किसके रूप में? फाई के रूप में कि एक्स के रूप में? तो देखिए, तो एक्स का वैल्यू दिया है, दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे सिंबल छूटा हुआ है, यानी इसको किसके रूप में? तो फाई के रूप में कोड किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जोड़ लीजिए तो ये वाली सिंबल होगी, आप अपने क्वेश्चन में इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फाई का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है। देखिए, कुछ गेट डॉर्मेट्री हैं, तो गेट यहाँ, डॉर्मेट्री यहाँ। तो गेट किसको जानता है? शेल्टर को। शेल्टर किसको जानता है? फेंस को। फेंस डॉर्मेट्री को नहीं जानता है, गलत हो गया। कुछ फेंस गेट है, फेंस को गेट से मिलवाने में शेल्टर मदद कर दिया। कुछ होटल शेल्टर है,
देखो होटल यहाँ डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री किसी को नहीं जानता है, कैंसिल हो गया। यानी केवल दो अनुसरण करता है, जो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से है। देखो, एच फॉर होटल, कुछ होटल क्या है, तो डी फॉर डॉर्मेट्री है, और कुछ गेट शेल्टर है, जी फॉर गेट, एस फॉर शेल्टर है। अब कहता है सभी शेल्टर फेंस है, और जितना भी शेल्टर था वो फेंस था, दो अलग अलग वेन बन गया। पहला कहता है कुछ गेट डॉर्मेट्री है, गेट यहाँ है, डॉर्मेट्री यहाँ है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, गलत। कुछ फेंस गेट है, तो देखो फेंस का कुछ हिस्सा गेट दिख रहा है, सही। कुछ होटल शेल्टर है, होटल यहाँ और शेल्टर यहाँ, दोनों का कोई रिलेशन नहीं, गलत। यानी केवल कौन सा सही है, तो केवल दो नंबर जो है ना बाबू यही सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 100 वर्ष की अवधि में 24 लीप वर्ष होंगे। एकदम याद रखोगे, ठीक है। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, 24 लीप ईयर होते हैं। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को, अब देखो 5 फरवरी से 5 फरवरी कैंसिल हो गया। अब 2018 से 2009 आने के लिए 9 साल पीछे आना होगा। इस 9 साल में लीप ईयर कितने मिलेंगे, तो एक मिल जाएगा 12, एक मिल जाएगा 16, यानी दो लीप ईयर मिल जाएगा, और बटा कर देंगे 7। तो 7 एकम 7 खत्म हो गया और बच गए 4। इसका मतलब है हमें 4 दिन पीछे आने हैं। तो मंडे में हम लोग 4 दिन पीछे जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम 3 दिन आगे जाएंगे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे किस में है, तो बृहस्पतिवार में है, तो आंसर हमारा थर्सडे हो जाएगा, जो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखो एक ही पासे को 4 बार घुमाकर दिखाया गया, कहता है संख्या 5 के विपरीत पे कौन सा अंक होगा। तो देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है। जिसमें 5 नहीं है समझो वो नहीं है। अब जो आपके पास है 3 पासा, उसमें ढूंढिए क्या नहीं है, तो उसमें 2 नहीं है। तो 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। एकदम आसानी से हम लोग डाइस को कवर कर सकते हैं, इसमें कोई अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। महिलाएं, माताएं और बहनें, तो देखिए ये पूरा महिला हो गई। जितनी भी माता होती है वो सब महिला, और जितनी भी बहन होती है वो सब महिला। कुछ बहन माता होती हैं और कुछ बहन माता नहीं होती हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल बेन बनता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 26 का फ्राइडे होगा, कहां कहां से कर लेता है ये लोग। 5 फरवरी 2018 मंडे है। जाना कहाँ है, 5 फरवरी 2009। 5 फरवरी 2009, डेट क्या है, बैलेंस है। मंथ क्या है, बैलेंस है। कितने साल का अंतर, 9 साल का अंतर। कितना लीप ईयर, तो 1 12 1 16, 2 लीप ईयर। बटा कितना, 7। 7 9 2 11, बटा 7। 7 एकम 7, बचा कितना, 4। मंडे में 4 दिन कम कर दीजिए, उससे अच्छा है कि 3 दिन क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो मंडे में अगर आप 1 दिन कम करोगे तो संडे, 2 दिन कम करोगे सैटरडे, 3 दिन कम करोगे फ्राइडे, और 4 दिन कम करोगे थर्सडे। वही थर्सडे निकाल लेते। ठीक है बच्चे। देखिए तो 6 + 3 कितने हो गए, 9। और 9 को गुना किया 5 से, तो 9 × 5 कितने हो गए, 45। इसी तरह से देख लो 8 + 1 कितने हो गए, 9। 9 के टेबल में तो 65 आएगा नहीं मेरे भाई, यानी गलत सोच रहे थे। अच्छा देखो 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 6 6 की 36 हो जाएगा। 36 और 9 कितने हो गए, तो 45 हो गए। इसी तरह अगर हम 1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर कर दे, तो 1 का स्क्वायर 1, 8 8 64 हो जाएगा, तो 64 और 1 65 हो जाएगा।
सेम प्रोसेस रखो, 6 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। आपस में जोड़ दो, 9 6 15 के लिए 5 हाथ में बच गया 1, 6 3 9 1 10 का 0, हाथ में 1 1 2 205 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए कितने व्यक्ति हैं बच्चे, तो 8 व्यक्ति हैं। एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 8 लोगों की व्यवस्था कर लेते हैं और 8 लोगों का फेस जो है ना वो सेंटर की ओर रख देते हैं। हो गया। अब जो कहता है बस वही काम कर देंगे। तो ध्यान से देखना क्या कहता है। एफ जी का पड़ोसी है। तो एफ जब जी का पड़ोसी है तो कौन दाया कौन बाया पता नहीं है। ए जी के बाईं ओर दूसरा है, तो जी के बाईं ओर पहला नहीं दूसरा कौन है, तो ए है। अब एफ यहां भी बैठ सकता है या एफ यहां भी बैठ सकता है, छोड़ दो आगे चल दो। बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, तो डी के बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरा पोजीशन किसके लिए, तो बी के लिए। ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, तो 1 और 2 छोड़ के या तो बी यहाँ होगा या तो 1 और 2 छोड़ के बी यहाँ होगा। तो बी का 2 पोजीशन मिला, या तो बी यहाँ होगा या तो बी यहाँ होगा, दोनों में से एक सही और एक गलत। ई एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो एच के बाईं ओर पहला नहीं दूसरा स्थान ई का है, छोड़ दीजिए आगे चलिए। बी एच का पड़ोसी नहीं है। अब बी और एच जो है वो क्या नहीं है, तो पड़ोसी नहीं। अब कहता है सी बी का पड़ोसी है, और सी किसका पड़ोसी है बच्चे, तो सी बी का पड़ोसी है। एफ के सापेक्ष में सी की स्थिति। अब देखिए दोनों में से एक अटेम्प्ट तो मुझे लेना होगा, क्योंकि वो जो लाइन हमने देखा कि ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो हम एक बार बी को यहाँ रख कर देखते हैं क्या होता है। अगर जैसे ही हम बी को यहाँ रखेंगे तो एफ के बगल में जी था, इसका मतलब एफ को यहाँ आएगा। और बी से दाएं में 2 घर छोड़ के डी चाहिए, तो बी से दाएं में 1 और 2 घर छोड़ के डी मिल नहीं सकता है। इसका मतलब है कि बी का पोजीशन हम यहाँ रख नहीं सकते हैं। तो अब बी का पोजीशन मुझे यहाँ रखना होगा, ठीक है। और बी के दाएं में 2 घर छोड़ के डी है, तो बी के दाएं में 1 और 2 घर छोड़ के डी है। क्या भैया, बी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी डी ए जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तभी तो सोच रहा हूं गलती क्यों हो रहा है। देखिए यहां गलती कर दिए थे हम। ए जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो जहां भी जी होगा उसके बाईं ओर पहला नहीं दूसरा ए का पोजीशन यहां लेने वाला है। अब ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2 छोड़ करके हमने बी को यहाँ दिया। अब जैसे ही बी को यहाँ दिया तो एफ यहाँ आया, और बी के दाएं में 2 घर छोड़ के डी है, तो 1 और 2 घर छोड़ देंगे तो इस पोजीशन पे डी को जगह मिलेगा। अब बोला सर बी के बगल में सी बैठा है, तो बी के बगल में सी बैठा है। बी और एच साथ में नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। अब ई के दाएं दूसरा एच है, तो ई के दाएं में पहला नहीं दूसरा एच है, और हमारा अरेंजमेंट बन गया। पूछता है कि एफ के सापेक्ष में सी की स्थिति क्या होगी, तो एफ के सापेक्ष में सी दाएं से तीसरा होगा। तो दाईं ओर तीसरे स्थान पे किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बाबू। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों को धोखा दिया था ना, आते हैं उस वाले क्वेश्चन से मुलाकात अब कर ली जाए, जो क्वेश्चन हम लोगों को धोखा दे रहा था। हम्म, यही क्वेश्चन धोखा दिया था। चलिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को निपटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रेहान, ट्रंप, जॉर्ज, पीटर, हेनरी, पॉल और फिच 7 दोस्त हैं जो एक खड़ी पंक्ति में खड़े हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ट्रंप और पीटर
और पीटर और फिच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है। तो ट्रम्प और पीटर के बीच जितने लोग होंगे उतना ही लोग पीटर और फिच के बीच भी होंगे। ठीक है, हो गया। ट्रम्प हेनरी से तुरंत पहले खड़ा है, तो ट्रम्प जो है वो हेनरी से तुरंत पहले खड़ा है, तो ये पोजीशन पहले को दिए। जॉर्ज एक तरफ से तीसरे और रोहन के 3 स्थान आगे खड़ा है, तो रोहन के कितना स्थान आगे खड़ा है, तो 3 स्थान आगे खड़ा है। तो मान लीजिए हम लोग आगे इसको मानते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, पीछे मान लेते हैं। तो कहता है कि रोहन के 3 स्थान आगे खड़ा है, तो किसके आगे, तो रोहन के। अगर हम यहाँ पे पोजीशन रखते हैं रोहन का, तो रोहन के 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान आगे खड़ा है कौन, जॉर्ज। और जॉर्ज क्या कहता है कि एक तरफ से केमे स्थान पे है, तीसरे, तो इधर से तो वो तीसरा हो नहीं सकता, लेकिन इधर से पहला, दूसरा और तीसरा हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग हुआ, तो ये इधर आ गया 7वां। चलिए अब क्वेश्चंस बन जाएगा एक अटेम्प्ट में, क्योंकि सारा माया जाल जो था ना वहीं पे रुका हुआ था, वो माया जाल खत्म हो गया। देखिए रोहन के 3 स्थान आगे खड़ा है, तो 1 2 3 स्थान, और एक तरफ से तीसरा है तो एक तरफ से तीसरा। अब जॉर्ज तो बैठ गया हमारे पास। अब क्या कहता था कि ट्रम्प हेनरी से तुरंत पहले खड़ा है, तो देखिए अगर ट्रम्प हेनरी से हेनरी से तुरंत पहले खड़ा है, पहले बोल रहा है। अब फिर हम लोग का एक था कि ट्रम्प और पीटर के बीच में जितने लोग होंगे उतना ही लोग किसके बीच में, तो पीटर और फिच के बीच में होंगे। तो अगर ट्रम्प को यहाँ और हेनरी को हम यहाँ रखते हैं, तो अब ट्रम्प और पीटर के बीच में, तो ट्रम्प यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ करके हम पीटर को यहाँ रख सकते हैं। इसका मतलब ट्रम्प और पीटर के बीच में कितने लोग हैं, तो सर 2 लोग हैं। तो अब पीटर और फ्रंच के बीच में, क्योंकि उसने बोला ट्रम्प और पीटर, पीटर और फिश के बीच में खड़े लोग की संख्या समान है, तो पीटर यहाँ तो हम लोग ट्रम्प के बीच में हो सकता है, यानी यहाँ पे हम ट्रम्प को जगह और हेनरी को जगह नहीं दे सकते। चलिए खत्म होगा काम, यहाँ एक है। अब बताओ जब हेनरी और ट्रम्प को यहाँ जगह नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग हेनरी को यहाँ रख सकते हैं और ट्रम्प को हम यहाँ रख सकते हैं। तो ट्रम्प और पीटर, तो 1 2 छोड़ करके हमने पीटर को यहाँ जगह दिया, तो पीटर और फिंच के बीच में भी उतने ही लोग हैं। तो ट्रम्प और पीटर के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2 लोग के बीच यहाँ कौन है, तो फीचर है। फीचर ही था ना, फिच था। अब एक नाम और बच गया, वो एक नाम कौन है, तो पॉल है। ये आ गया पॉल, और अरेंजमेंट हमारा दूसरे अटेम्प्ट में कंप्लीट हो गया। पीटर और हेनरी के बीच में कौन खड़ा है, तो देखिए पीटर और हेनरी के बीच में जॉर्ज खड़ा है। जॉर्ज किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए बोला था कि उस समय माइंड हैंग कर गया है, अब वो बिल्कुल नहीं उस समय बनने वाला है। और अभी फिर माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया उतना क्वेश्चन बनाते बनाते, तो ये वाली बात एकदम एक बार में क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज हम लोग जो है ना यहीं तक सभा रखते हैं। कल फिर हम लोग की मुलाकात होगी, और कल फिर हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। इधर देख रहा हूं कि आपकी संख्या जो है वो घटती जा रही है, या तो मेरे पढ़ाने में कमी आ रही है, या तो आप टेढ़ा क्वेश्चन देख करके भाग रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे पढ़ाने में कमी आ रही है। हम जिस रफ्तार से दशहरा से स्टार्ट हुए हैं उसी रफ्तार से हम कंटिन्यू चल रहे हैं, वही लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल डाउन नहीं होने दिए हैं। तो अगर आप इतना टफ क्वेश्चंस को देखकर भागते हो, तो फिर इसमें आपकी गलती है। एग्जाम के बाद जो बच्चे एग्जाम तक टिके रहेंगे वो आपको रिजल्ट लेकर दिखाएंगे, और जो बच्चे छोड़कर भाग रहे हैं वो पूछेंगे क्या हुआ रे तेरा, तो आप उनको बोलना कि मेरा तो रिजल्ट हो गया रीजनिंग के दम पे, क्योंकि हमने रीजनिंग बहुत कम टाइम ऑफ पीरियड में बना दिया। तब उनको पता चलेगा कि रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, और रीजनिंग सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कम समय में अच्छे लॉजिक के साथ बनाना जो होता है ना, वो जरूरी होता है। तो चलिए बच्चे आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं।
कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी और कल भी हम लोग अच्छा क्वेश्चन रखेंगे।